नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 30 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पीएम केयर फंड को आधार बना करके एक एडिटोरियल आया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। कोविड-19 के कारण भारत में बच्चों में कुपोषण बढ़ता जा रहा है, इसको आधार बना करके एक न्यूज़ आया है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में क्या खतरे हैं, यहाँ पर जो डेटा स्टोर करने की बात कही जा रही है उससे जुड़े हुए खतरों को लेकर के एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के क्या अधिकार होने चाहिए और इसको लेकर के उनके द्वारा जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, इस न्यूज की भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए फंड विदाउट ए केयर फॉर द आरटीआई, और ये टॉपिक जिस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में पीएम केयर फंड को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। पीएम केयर फंड सार्वजनिक फंड है या फिर प्राइवेट फंड है, इसको लेकर के अभी बहस जारी है। और इसी को आधार बनाते हुए यहाँ पर लेखक के द्वारा इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर पीएम केयर फंड क्यों सार्वजनिक फंड माना जाना चाहिए। इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा जो पहले से फंड मौजूद है भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर के, उसकी भी चर्चा की गई है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एडिटोरियल का। यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया कोष यानी कि एनडीआरएफ फंड का जो है जिक्र किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का भी जिक्र किया गया है। और यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से पीएम केयर फंड इन दोनों फंड से अलग है। इन दोनों फंड को लेकर के जो जानकारियां यहाँ पर आपको दी गई हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एनडीआरएफ जो है वह एक ऐसा कोष है जिसे कि 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। और चूंकि यह कानूनी रूप से बनाया गया आपदा प्रबंधन कोष है, इसीलिए आरटीआई अधिनियम के तहत आप इस कोष से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मंगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि चूंकि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, इसीलिए यहाँ पर सीएजी के द्वारा यानी कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा इसकी जांच भी किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में पैसे कहाँ से आए, कहाँ पर इन पैसों को खर्च किया गया, इसको लेकर के पूरी पारदर्शिता यहाँ पर बढ़ती जाती है, क्योंकि कैग के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है और आरटीआई के तहत आप यहाँ पर कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहा गया है जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत एक ऐसा ही कोष राज्यों के द्वारा अपने राज्य में ही बनाया जा सकता है। जिला स्तर पर भी आप ऐसे कोष का निर्माण कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पर भी आपदा प्रतिक्रिया कोष का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पर जो कोष बनाए जाएंगे वहां पर आप दान भी दे सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर ऑडिट के प्रावधान मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पर दान में आए पैसों का कहां कहां उपयोग किया जा रहा है इसकी भी जानकारी आपको मिलता रहता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष बनाया गया, वहां पर केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी ऐसा कोष बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी कि यहाँ पर भारत का जो संघीय ढांचा है उसको ध्यान में रख करके इस कोष का निर्माण किया गया। लेकिन अगर हम पीएम केयर फंड की बात करें तो यहाँ पर इस फंड में जो दान आते हैं और उसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही निगरानी रखता है। और जिसके कारण पीएम केयर फंड भारत का जो संघीय चरित्र है उसके खिलाफ है और व्यवहारिक रूप से भी असुविधाजनक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि भारत में पहले से ही आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही पारदर्शी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का भी जिक्र किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह बताया गया है कि आजादी के बाद इस फंड का निर्माण किया गया था
और जवाहरलाल नेहरू के समय से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का निर्माण पाकिस्तान से विस्थापित होकर के जो लोग भारत में आए थे उनकी सहायता के लिए किया गया था, और यहाँ पर आप जाकर के दान भी दे सकते थे, जिसका की उपयोग इन लोगों को बसाने के लिए यहाँ पर किया जाना था। आगे चल करके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जो पैसा आया उसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बड़ी दुर्घटनाओं और दंगों से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह का फंड जो है भारत में पहले से ही मौजूद है, जहां पर भारत के लोग अपनी मर्जी से दान कर सकते हैं। और यहां पर यह भी बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी एक सार्वजनिक फंड है, और इसलिए आप आरटीआई का उपयोग करके यहां पर किसके द्वारा पैसे दिए गए और कहां पर इसका खर्च हुआ उन सभी की जानकारी आप ले सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि इस फंड को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ट्रस्टी के रूप में भारत के राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। कहने का आशय ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जो पैसे आते हैं उनका उपयोग कहां कहां किया जाता है, कहां पर किया जाए, उसमें राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता का भी रोल होता है। और इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष एक पारदर्शी कोष है। यहां पर कहां से पैसे आते हैं, इनका उपयोग कहां पर किया जाए, वह पूरी तरीके से सार्वजनिक होता है। और अगर हम इसका कंपेयर पीएम केयर फंड से करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड को ना तो किसी कानून के द्वारा ना ही किसी अधिसूचना के द्वारा बनाया गया, बल्कि एक वेब पेज का निर्माण करके इस तरह के फंड को बना दिया गया। पीएम केयर फंड में ना तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरह ट्रस्टी के रूप में राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता शामिल हैं, ना ही यहाँ पर कहां से पैसे आते हैं और इनका खर्चा कहां कहां पर किया गया है इसकी जानकारी दी जाती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आता है वह भारत के संचित निधि में नहीं जाता। इस एडिटोरियल में पीएम केयर फंड को लेकर के क्या मांग किया गया है इसकी चर्चा भी किया गया है। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ पर जो अदालत में मांग की गई है उसमें दो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कि पीएम केयर फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य घोषित किया जाए, यानी कि स्टेट घोषित करने की मांग की जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर यह भी मांग किया गया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 2H के तहत निधि को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नामित किया जाए, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर पीएम केयर फंड से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी चाहता है तो वह आसानी से यह जानकारी ले सकता है। तो ये दो मुख्य मांगे जो है रखी गई है, जिसको लेकर के याचिका जो है कोर्ट में डाला गया है। इसी एडिटोरियल में लेखक के द्वारा फंडिंग के रास्ते यानी कि पीएम केयर फंड में कहां कहां से फंड आए हैं उसको लेकर के भी चर्चा किया गया है। यहां पर एक बात आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है कि आयकर अधिनियम 1961 में एक संशोधन किया गया पीएम केयर फंड को लेकर के, और कहा गया कि जो भी व्यक्ति पीएम केयर फंड में दान देगा तो उसके द्वारा दान किया गया जो पैसा है उस पर वह व्यक्ति कर में छूट का लाभ उठा सकता है। और यहां पर कहा गया है कि 80G के तहत दिए गए पैसे पर 100% कर में यहां पर छूट आपको मिल सकता है। इसी तरीके से यहां पर यह भी बताया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पीएम केयर फंड में दान को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR व्यय के रूप में गिना जाएगा। और इसीलिए बहुत सारी कंपनियों के द्वारा पीएम केयर फंड में जो है दान दिया गया। इसी तरीके से पीएम केयर फंड को FCRA यानी कि विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के तहत भी छूट मिली है, और यहां पर विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए एक अलग से खाता खोला गया है। तो यहां पर 3 बड़े लाभ जो हैं पीएम केयर फंड को दिए गए हैं, और इसी को आधार बना करके यहां पर यह कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि यह कहना कि पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक फंड नहीं है, यह सही नहीं होगा। यहां पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम की धारा 19 का जिक्र किया गया है, जिसके तहत
ट्रस्टियों को ट्रस्ट की संपत्ति और उसकी स्थिति की पूरी जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और इसी के कारण यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड के बारे में सभी जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 2F के अनुसार सुलभ होनी चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि पीएम केयर के फंडिंग के बारे में जानना चाहता है, उसके पैसे कहां पर खर्च हुए उसके बारे में जानना चाहता है, तो यहां पर सरकार को उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको जरूर ध्यान से देख लेंगे। आज ये एक और महत्वपूर्ण न्यूज का हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है हाई लेवल ऑफ मैटरनल चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन कंटिन्यू टू प्लेग इंडिया। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सरकार का जो पूरा मशीनरी है वह कोविड-19 के रोकथाम में लगा हुआ है, और उसके कारण कहीं ना कहीं भारत में जो दूसरी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, जैसे कुपोषण, उस पर से सरकार का ध्यान थोड़ा कम हुआ है। और उसी को लेकर के यूनिसेफ इंडिया के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उसी की चर्चा इस न्यूज में किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर यह बताया गया है कि कोविड-19 से कुपोषण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, और इसके लिए यहाँ पर 2 डेटा का उपयोग किया गया है। पहला है व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, और इसके अलावा चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 1/3 बच्चे अविकसित हैं, यानी कि कुपोषण का शिकार हैं, और उनमें से 1/3 कम वजन का शिकार हैं। यानी कि इन दोनों सर्वे में साफ साफ बताया गया है कि भारत में जो बच्चों में कुपोषण है वो काफी ज्यादा है। इसी के साथ साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था, वहां पर बच्चों में मोटापे, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या का भी जिक्र किया गया है। और ये जो समस्याएं हैं वो भारत में पहले से ही थी, लेकिन कोविड-19 के बाद से, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान कोविड-19 को रोकने में लगा हुआ है। सरकार की पूरी मशीनरी कोविड-19 को रोकने में लगी हुई है। उसको देखते हुए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे कुपोषण को लेकर के, वह कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं, और जिसके कारण भारत में जो कुपोषण बढ़ने का खतरा है वो भी बढ़ गया है। यहाँ पर कहा गया है कि मार्च 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, जिससे कि सरकार का पूरा फोकस पोषण पर, राष्ट्रीय विकास के एजेंडे पर था। लेकिन कोविड-19 के कारण यहाँ पर जो सरकार का फोकस है वह इस अभियान से दूर हुआ है, और इसी कारण कुपोषण बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। इस न्यूज में समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिसके कारण भारत में कोविड-19 के कारण कुपोषण बढ़ सकता है, और यहाँ पर कुछ कारणों की चर्चा की गई है। यहाँ पर पहला कारण ये बताया गया है कि कोविड-19 के कारण लोगों की आजीविका पर असर हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का जो जॉब है वो चला गया। बहुत सारे जो गरीब परिवार हैं उनकी आजीविका चली गई, जिसके कारण इन परिवारों में खाद्य असुरक्षा बहुत ही बढ़ गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे जैसे ये महामारी अधिक लंबे समय तक चलेगी, यहाँ पर ये जो आजीविका पर असर है इसका वो और गहरा होगा, जिसके कारण लोगों में खाद्य असुरक्षा और पोषण संबंधी चुनौतियां भी और गहरी होंगी। चूंकि कोविड-19 का असर लोगों की आजीविका पर पड़ा है, इसके कारण बहुत सारे परिवारों ने कम पोषक मूल्य वाले सस्ते भोजन को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण उनके बच्चों में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर गरीबी बढ़ने के कारण बहुत सारे परिवारों के द्वारा सस्ते भोजन की तरफ शिफ्ट किया गया है, जिसके कारण इन बच्चों को पोषक युक्त खाना नहीं मिल पाता। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि चूंकि सरकार का पूरा संसाधन कोविड-19 को रोकने के पीछे काम कर रहा है, इसलिए सरकार का जो ध्यान है वह स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर से हट गया है। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र बहुत दिनों से बंद हैं, पोषण पुनर्वास केंद्र बहुत दिनों से बंद हैं, इसके अलावा स्कूल भी बहुत दिनों से बंद हैं, जिसके कारण स्कूलों में जिस तरीके से बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां वितरित की जाती थी वह भी बहुत समय से उनको नहीं दिया गया है, और इस कारण से भी बच्चों में जो कुपोषण है
और जो दूसरी बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोविड-19 के कारण सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इन पोषण कार्यक्रमों से हटा दिया गया है और उन्हें कोविड-19 की रोकथाम में लगा दिया गया है। इस कारण से भी भारत में जो पोषण कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। इसी न्यूज में ये बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो पोषण संबंधी समस्याएं हैं उसे दूर किया जा सके। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों का जिक्र किया गया है जहाँ पर सरकार को काम करने का जरूरत है। यहाँ पर यह कहा गया है कि सभी स्तरों पर एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जिला स्तर तक जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको सही तरीके से चलाने की आवश्यकता है। सरकार को भोजन, आय, पोषण, सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। दूसरा जो क्षेत्र यहाँ पर बताया गया है वो यह है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोर लड़कियों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ पोषण सेवाओं की निर्बाध, सार्वभौमिक और समय पर और उच्च गुणवत्ता वाली कवरेज सुनिश्चित की जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर सरकार को विशेष रूप से 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर, गर्भवती महिलाओं पर और किशोर लड़कियों पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में पोषण संबंधी समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। यहाँ पर वित्त पोषण का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं इन सभी के लिए चलाई जा रही हैं वहां पर पैसे की कमी ना हो, यह बात को सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उन्हें महिलाओं तक, बच्चों तक, प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की जरूरत है। तो यहाँ पर कुछ आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है सरकार को, ताकि यहाँ पर कोविड-19 का असर पोषण से जुड़े हुए कार्यक्रम पर जो पड़ा है उसे कम किया जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही गई हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए स्कीम बिफोर इट्स टाइम और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का चर्चा किया गया है और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि अगर सरकार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को सफल बनाना चाहती है तो इससे जुड़े हुए जो डेटा सुरक्षा के जो पहलू हैं उस पर उसे ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो योजना शुरू की गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसके तहत सभी नागरिकों के पास स्वेच्छा से एक स्वास्थ्य आईडी चुनने का अधिकार होगा। यानी कि यहाँ पर सरकार आपको एक स्वास्थ्य आईडी बना करके देगी और यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी सरकार बना करके देगी उस आईडी में उस व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी जो है रखा जाएगा। यानी कि आपको पहले क्या बीमारियां हुई थी, आप किस तरह से इलाज अपना करवा रहे थे, आप कौन सी दवाइयां खाते हैं, उन सभी की जानकारी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी में स्टोर किया जाएगा। और इसी को लेकर के यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि हालांकि जो सरकार का जो पहल है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा रखा जाएगा उससे जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी हैं जिसको कि यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो हेल्थ आईडी है वह किसी व्यक्ति के मूल विवरण और मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर का उपयोग करके बनाया जा सकता है। यानी कि पूरा का पूरा डेटा जो है उस व्यक्ति का उसके हेल्थ आईडी में स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह उठाया गया है कि चूंकि डिजिटल हेल्थ आईडी में व्यक्तिगत डेटा का एक विशाल भंडार होगा जिसका कि गोपनीयता को लेकर के यहाँ पर शक है। यहाँ पर बताया गया है कि अपने डेटा को लेकर के जनता के बीच में भी कम जागरूकता है और इस कारण से उनके डेटा का यहाँ पर दुरुपयोग हो सकता है। खास करके बड़ी निजी बीमा कंपनियों के द्वारा अगर इस डेटा का इस्तेमाल किया गया तो वहां पर इन कंपनियों के द्वारा लोगों के जोखिम प्रोफाइल यानी कि रिस्क प्रोफाइल बनाए जाएंगे और उसके आधार पर जिन लोगों का रिस्क प्रोफाइल हाई होगा उन तक जो है सस्ती बीमा तक पहुंच जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपनियों को पता होगा कि उसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि काफ़ी हाई रिस्क वाली हैं और इसीलिए ये जो निजी बीमा कंपनियां हैं वह उस आदमी को कोई सस्ता बीमा नहीं बेचेंगी। तो यहाँ पर इस तरह के खतरे का जिक्र किया गया है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि चूंकि यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा डेटा स्टोर होने वाला है,
इसीलिए इस डेटा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। चूंकि जनता के बीच में डेटा को लेकर के जो जागरूकता है वो काफ़ी कम है, इसीलिए उनके डेटा का यहाँ पर इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया बड़ी निजी बीमा कंपनियों का। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए लेसन फ्रॉम चाइना ऑन गिग वर्कर राइट, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, और यहाँ पर गिग वर्कर से जुड़े हुए मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि 20 सितंबर 2021 को गिग वर्कर्स की ओर से इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें उनके द्वारा यह मांग किया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा इन लोगों को भी सहायता प्रदान किया जाए। आप सभी जानते होंगे कि गिग वर्कर का यहाँ पर मतलब क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ वहां पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी या फिर उबर और ओला जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं वहां पर बहुत ज़्यादा जो है काम क्रिएट हुए, जॉब क्रिएट हुए। और यहाँ पर ये ऐसे वर्कर हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं। जब इनके पास काम होता है तो यह काम करते हैं, और ऐसे वर्कर को ही गिग वर्कर्स या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है। इस याचिका में कहा गया है कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को असंगठित श्रमिक घोषित किया जाए ताकि वे सरकार के द्वारा पास किए गए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के दायरे में आ सकें। यानी कि जिस तरीके से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, उसी तरीके से गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर को सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। अभी तक ये जो वर्कर हैं उन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो इस याचिका में जोमेटो, स्विगी जैसे खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म, ओला और उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर ऐप के जरिए काम करने वाले जो लोग हैं उन तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाने की मांग किया गया है। अगर हम गिग वर्कर के डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर इनको लेकर के जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि श्रम मंत्रालय के द्वारा गिग वर्कर को किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाता है। जैसा कि मैंने कहा, फ्रीलांसर मतलब काम है तो आप काम करेंगे, अगर कंपनी के पास काम नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर आप जोमेटो और स्विगी की बात करें तो यहाँ पर जो लोग खाना पहुँचाते हैं वो भी एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब के अंदर आता है। मतलब कि जब इन ऐप पर बहुत ज़्यादा डिमांड होता है तब इन लोगों को जॉब मिलता है, और अगर यहाँ पर डिमांड में कमी आती है तो इन लोगों को घर पर बैठना पड़ता है। तो इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले, इसको लेकर के ये याचिका यहाँ पर दायर किया गया है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मांग ये है कि इन वर्कर को भी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक घोषित किया जाए। और इसको लेकर के इस एडिटोरियल में चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि कोविड-19 के कारण जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर काम करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुआ है, और भारत सहित चाइना हो, यूएस हो, पूरे विश्व में जो है इस तरह के वर्कर का डिमांड बढ़ा है। यहाँ पर चीन का एग्जाम्पल देते हुए कहा गया है कि जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काम करने वाले लोगों पर कोविड-19 के दौरान वर्कलोड बढ़ा है, उसके कारण वहां के लोगों के द्वारा ही यह मांग किया गया कि इन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा दी जाए। यहाँ पर जिस तरीके से कोविड-19 से लड़ रहे डॉक्टरों को, नर्सों को हम फ्रंट लाइन वर्कर कहते हैं, इस तरीके से ही वहां पर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करने वाले लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग की गई। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा इन वर्कर्स को लेकर के ये सारी बातें कही गई हैं, जिसके कारण सरकार ने और कंपनियों ने इन सभी काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा माहौल बनाने का वहां पर प्रयास किया। कानून में वहां पर चेंजेस किए गए, इन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में वहां पर लाया गया। यहाँ पर भारत के संदर्भ में बात करते हुए कहा जा रहा है कि भारत की स्थिति चाइना से अलग है। जैसा कि मैंने कहा
कि चीन में वहां की आम जनता के द्वारा ही इन लोगों के अधिकारों को मांग को उठाया गया। लेकिन भारत में जो स्थिति बहुत ही अलग है। भारत में ये जो डिलीवरी वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा ही अपने मांगों को उठाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2020 में स्विगी के करीब 3000 डिलीवरी कर्मचारियों के द्वारा हैदराबाद में 27 दिनों के लिए एक हड़ताल किया गया। और यह हड़ताल यहाँ पर इसलिए किया गया था क्योंकि प्रति ऑर्डर डिलीवरी करने पर इन लोगों के 35 रुपए से लेकर के 15 रुपए की कमी यहाँ पर उनके पेमेंट में कर दिया गया था, और जिसके कारण इन लोगों के द्वारा यहाँ पर यह हड़ताल किया गया। आगे चल करके श्रम विभाग के द्वारा इस मैटर को किसी तरीके से सुलझाया गया। तो यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया गया है कि भारत के लोगों को भी ये जो डिलीवरी वर्कर्स होते हैं उनके मुश्किलों को समझना चाहिए। जिस तरीके से चीन की जनता के द्वारा इन डिलीवरी वर्कर को लेकर के अपनी राय को बदला गया, जिसके कारण वहां पर सरकार को भी और कंपनियों को भी अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा, उसी तरीके से भारत में भी ऐसी स्थिति का निर्माण होना चाहिए। और ये जो गिग वर्कर्स हैं, डिलीवरी वर्कर्स हैं, उनको भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, जहां पर गिग वर्कर्स के राइट को लेकर के चर्चा किया गया है। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चूंकि कोविड-19 संसाधनों और प्राथमिकताओं को प्रभावित करता है, सरकार को पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान कैसे करना चाहिए, चर्चा करें। तो इस पर हमने खुलकर चर्चा किया है। जब आप इसके उत्तर की संरचना करेंगे तो भूमिका में कोविड-19 के कारण किस तरीके से भारत में कुपोषण बढ़ने का जो खतरा है वह बढ़ गया है, आप इसकी चर्चा करेंगे। मुख्य भाग में आप यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से कोविड-19 ने कुपोषण को प्रभावित करने का यहाँ पर काम किया है, जो बातें हमने अभी अभी की। और सबसे अंतिम में आप यहाँ पर यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सरकार इन चुनौतियों का समाधान कर सकती है, जो कि वहां पर हमने चर्चा किया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के काम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बुनियादी बातों को तय किया जाए, चर्चा करें। तो यह क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमने चर्चा किया था। जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो भूमिका में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उल्लेख करेंगे, इसकी जो खास बातें हैं उसका उल्लेख करेंगे। और मुख्य भाग में आप यह बताने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल हेल्थ आईडी जो है, जहां पर व्यक्तिगत डेटा स्टोर किया जाएगा, उससे जुड़े हुए क्या खतरे हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे। मेरी बातों को सुनने के बाद आप आसानी से इन टॉपिक के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।